Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 4 and as well NCERT class 4 चैप्टर 6 द जंक सेलर मैथ एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाएंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड्स लुक मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 6 द जंक सेलर मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक के मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का भी वीडियो सारा बना दिया हूँ, तो सारा वीडियो का लिंक नहीं दे पाऊंगा, इसलिए प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, उसमें सारे वीडियो हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 50 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है द जंक सेलर। मतलब किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है? द जंक सेलर। मतलब एक जंक सेलर मतलब क्या होता है? जंक मतलब क्या होता है? कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको बेचना। ठीक है, तो क्या कहानी देखते हैं। Have you ever met a कबाड़ी वाला, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran who has a junk shop in Patna. आपने कभी कहीं कबाड़ी वाली से मिले हैं जो कि एक वुमेन होती है और वो कचरा को बेचती है? ये सच्ची कहानी है किरण की, जो कि पटना में अपना जंक शॉप खोली हुई है। पटना में है, बिहार में। बताइए आगे है। आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं अपने गांव में हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। मतलब मेरे गांव में हिंदी मीडियम स्कूल था, तो मैं उसी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी। ठीक है। माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। मेरे पिताजी चाहते थे कि गर्ल्स से ज़्यादा वो बॉयज़ को ही से पसंद करते थे कि बॉयज़ ही ज़्यादा पढ़ाई करें, गर्ल्स उतना पढ़ाई नहीं करें। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। मुझे हिंदी और साइंस पसंद था, लेकिन मैं मैथ को हेट करती थी। मुझे मैथ पसंद नहीं था, अपसंद था। ठीक है, अच्छा नहीं लगता था। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन अ स्कूल। और आज मेरे लिए मैथ बहुत यूजफुल है मेरे काम के लिए। मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था यह स्कूल में कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट? क्या क्या आप भी वैसा ही करते हैं? क्या आपको भी मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? तो मेरे को तो भाई डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। नो, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट मैथ। मुझे तो डिफ़िकल्ट मैथ लगता ही नहीं। आपको अगर जैसा लगता है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, और आगे है, आपका मैथ बुक में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग क्या? तो मेरा तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट थिंग है नहीं। इस बुक में मानूँ तो इस बुक में मेरा चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक, वही थोड़ा सा हार्ड था, ज़्यादा नहीं था। तो थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा, इतनी हार्ड ही था। थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा था, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लगा। तो मुझे सब इजी ही लगता है। और क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज इजीस्ट लेसन? और आपको कौन सा इजीस्ट लेसन लगा? तो मुझे सबसे इजी लगा चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। मुझे सबसे इजी लगा, सबसे इजी, बहुत इजी लेसन और मज़ेदार भी लेसन था। ठीक है। When I am young, my father died in an accident. मैं जब छोटी ही थी, जवानी हुई थी, तभी मेरे पिताजी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गए, मौत हो गया। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। अब क्या हुआ था, उसकी जो माँ है वो सर्वेंट के रूप में कुछ घरों में जाकर के काम करती थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, बहुत मुश्किल का समय चल रहा था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिज। मैं क्लास 8 में स्कूल छोड़ दी। मैं चाहती थी कि और भी पढ़ूं, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी। ठीक है, क्या करा दी? शादी करा दी, मैरिज करा दी। My husband family live in a mud house. His two brother and his sister did not go to school. He had a tea stall. मेरे जो हस्बैंड थे उनके फैमिली एक मड हाउस मतलब मिट्टी के घर में रहते थे। उनके 2 भाई थे और एक बहन भी थी। उनकी बहन भी थी जो कि स्कूल नहीं जाती थी। उनका एक टी स्टॉल था। क्या था? चाय का दुकान था। ठीक है, आगे है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। अब आप फाइंड आउट कीजिए
और बताइए कि एक कप चाय कितने रुपए में आपके यहाँ मिलता है। अब आप अपने लोगों से पूछिए और बताइए कि यहाँ इस जिस जगह पे एक कप चाय का कॉस्ट कितना है, एक टी स्टॉल और एक होटल में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है एट अ टी स्टॉल। अब एक टी स्टॉल में कितना रुपए मिलता है? एट अ टी स्टॉल अ कप ऑफ टी कॉस्ट ₹3। एक टी स्टॉल में एक कप का चाय 3 रुपया से 5 रुपये तक मिलता है, ठीक है। और रुकिए मैं आपको ये इसे ऊपर कर देता हूँ। और एक होटल में एट अ होटल अ कप ऑफ टी कॉस्ट ₹5। एक होटल में एक कप चाय का दाम 5 रुपया से लेकर के 10 रुपये तक होता है, ठीक है। तो यहाँ जो टी स्टॉल है वो सबसे सस्ता रुपये में देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। एक जो पर्सन होता है वो, मेरे जो हस्बैंड थे, मैं वो पर्सन ही बोली, लेकिन जो एक पर्सन होता है वो एक टी स्टॉल, उसके जो हस्बैंड है वो टी स्टॉल चलाता है और 30 रुपया पर दिन कमाते हैं। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डे। 10 दिन में वो फिर कितना कमाएंगे और एक महीना में कितना कमाएंगे। तो आप बताइए कि इन सभी आंसर में आपको कैसे आंसर सबका पता चला, डिस्कस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, आंसर है अर्निंग इन 1 डे। एक दिन में कितना कमाते थे, इक्वल टू ₹30 प्लस 1 डे, एक दिन में 30 रुपया। देयरफॉर अर्निंग इन 2 डेज, और देयरफॉर जो वो 2 दिन में 30 मल्टीप्लाई 2 कमाते थे, मतलब 60 रुपये कमाते थे, ठीक है। और आगे है अर्निंग इन थ्री डेज, वो 3 दिन में इक्वल टू ₹30 मल्टीप्लाई 3 कमाते थे, मतलब 90 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें यहाँ बताना था कि वो 10 दिन में कितना कमाते हैं। तो 10 दिन में कितना कमाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दिन कैसे करेंगे, तो हमें इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जो एक दिन में वो कमाते थे 30 रुपीज़ कमाते थे, उससे मल्टीप्लाई हमको लोग कर देंगे जितना दिन है उसे। तो 30 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 300 रुपीज़। यस, योर आंसर इज करेक्ट। 300 रुपीज़ होंगे, वो 10 दिन में इतना कमाते थे, ठीक है। और एक महीना में अ मंथ है 30 डेज। मान के चले तो 30, 31 और 28, 29 दिन का महीना एक होता है। 28, 29 तो बस फरवरी में होता है, बाकी 30 और 31 जनवरी, फरवरी ऐसे बदलते रहता है। जैसे फरवरी में तो 28, 29 दिन में ही रहता है, बाकी अप्रैल में 30 रहता है, जून में 30 रहता है, अगस्त में 30 रहता है, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मतलब हर जगह कहीं कहीं 30 रहता है तो कहीं 31 रहता है, कहीं जनवरी में 30 है, जनवरी में 31 है, तो फरवरी में तो 28, 29 चलते रहता है। बाकी मार्च में भी 31 है ये तो, और फिर अप्रैल में 30 है, मतलब एक महीना 31 डेज, एक महीना 30 डेज, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 30 डेज ही 30 डेज ठीक रहेगा, ऐसे मान के चल देंगे तो 30 डेज ठीक रहेगा, ओके। इफ अर्निंग इन 1 डे, एक दिन में 30 रुपये कमाते थे, देयरफॉर अर्निंग इन 30 डेज, और वो 30 डेज में कितना कमाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 900 रुपीज़ होगा, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 30 मल्टीप्लाई 30, ये जो जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, उसके बाद फिर यहाँ कट लगा देंगे, या तो आपने कुछ भी लगाया तो ठीक है। और फिर यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो अब इन सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं, चलिए। ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ 0 के 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो वो 900 रुपीज़ कमाते हैं। आंसर भी यही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, I thought of starting my own business. I too thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. In 2001, my mother-in-law I opened a junk shop. We took a loan of ₹800 for the shop. अब क्या हुआ कि मैं सोची कि एक बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। उसने सोचा कि मैं एक चूड़ी की दुकान या तो टेलर की दुकान खोलती हूँ, लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि मैं ज़्यादा रुपया जंक शॉप से ही कमाऊँगी, ठीक है। तो अब 2001 में जब मेरी मदर इन लॉ, मेरी जो सास है, मतलब जो मैं उसके हस्बैंड के
थे तो उससे ये सास करती थी, तो मेरी जो सास थी वो क्या कि एक जंक शॉप खोली और हम लोगों ने 8,000 रुपये का लोन लिया शॉप खोलने के लिए। तो अब आपको बताना है कि लोन क्या होता है। और फिर आगे, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट, क्या आप कभी सुने हैं कहीं लोन के बारे में? तो कितना लोन मतलब लेते हैं हम लोग, और बताना कि कितना लोन हम लोग लेते हैं और फिर कितना बैक करते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर यह हैं। तो चलिए हम लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता करते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ तो व्हाट इज ए लोन का आंसर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये लोन का मतलब होता आखिर क्या है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि कोई अगर लोन मतलब होता है किसी चीज़ से उधार लेना, पैसा लेना। ठीक है, मानिए आप लेते हैं, जैसे आपको लेना हो, एक कार खरीदना हो। अब वो कार है 24 लाख रुपए का। कितना का है? 24 लाख रुपए का। अब उतना रुपए थोड़ी किसी के पास हो, मतलब थोड़ी, ऐसा नहीं कि किसी के पास भी नहीं होता, सभी के पास होता है। लेकिन कुछ आदमी के पास इतना रुपए तो नहीं होता कि एक कार खरीद ले 24 लाख का, 25 लाख का आराम से, ऐसा तो नहीं होता। कुछ पैसे और ज़रूरत होता है। मानिए अब आपको ही कार खरीदना है, तो 24 लाख रुपए का वो कार है और आपके पास बस मानिए 18 लाख रुपए ही हैं। कितना है? 18 लाख रुपए हैं। और अभी भी हमें कितना रुपए चाहिए, कितना लाख रुपए चाहिए? 6 लाख रुपए और चाहिए। तो अब आपको 6 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अब तो कहीं से लेना पड़ेगा उधार। तो अब आप किसी से 6 लाख रुपए उधार लेते हैं। अब देखिए, उधार तो कई जगह से भी ले सकते हैं। अब जैसे बैंक से भी ले सकते हैं, बैंक में तो लोन मिलता ही है, मिलेगा भी। और कोई अगर ज़्यादा कमाता है तो वो भी, उससे भी हम लोग लोन लेते हैं। या तो जो अलग अलग चीज़ें अब तो खुल गई हैं कि वहाँ से लोन ले करके अपना काम करके फिर लोन चुका देना। ठीक है, तो लोन चुका देना इसका मतलब क्या होता है और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी सब चीज़ बताता हूँ आपको। आप उतने बड़े तो नहीं हुए, लेकिन जितना आपके लिए एबल है उतना बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको 6 लाख रुपए मानिए लोन लिए। कितना लिए? 6 लाख रुपए क्या करते हैं, अब आप लोन लेते हैं। रुकिए, 6 लाख रुपए आप लोन लिए। तो अब आप किसी से लोन लेंगे, मानिए आप लिए किसी बैंक वाले से ही लोन लेते हैं। पहले बैंक वाला का बता देता हूँ। तो अगर आप बैंक वाले से लेंगे तो बैंक वाला तो आपको लोन देगा ही, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आप एग्जाम्पल से समझिए। आपके पास 2 पेंसिल है, ठीक है, और आपका दोस्त एक पेंसिल मांगता है, तो आप उसे एक पेंसिल दे देते। इतना वाला पेंसिल होता है, बड़ा जैसा ही होता है। ठीक है, तो अब आप वो पेंसिल दे देते हैं, तो वो पेंसिल ले लेता है। उसके बाद वो देता नहीं है, अब वो छील छील के उसे इतना कर देता है। तो इतना कर देगा तो छोटा हो जाएगा। तो अब छोटा हो जाएगा तो वो आप अब बोलेंगे कि मेरा पेंसिल तो छोटा है, तो आप ये छोटा पेंसिल लेंगे ही, साथ साथ वो बड़ा पेंसिल भी लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, और किस इरेज कर लेता हूँ। अरे अरे, ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या करना है, अपने 6 लाख रुपए लोन लेने का है। अब आप मानिए 6 लाख रुपए अगर आप बैंक से लेंगे तो बैंक आप पे क्या करेगा, इंटरेस्ट चढ़ाएगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट चढ़ाएगा। अब आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अभी बताता हूँ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब 6 लाख रुपए क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो अब 6 लाख रुपए बैंक से लिए, अब बैंक तो आपको 6 लाख रुपए देगा ही, साथ साथ आपको, जैसे आपने अपने दोस्त से पेंसिल का भी कुछ उधार लिया, जो छोटा पेंसिल था वो तो लिए, बड़ा पेंसिल भी एक और लिए, तो वो भी लिए। तो आप अब 6 लाख तो रुपए लिए ही, फिर वो बाद में चुकाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन साथ साथ आपको और रुपए चुकाने पड़ेंगे, किस लिए? अब आप 6 लाख रुपए लिए, कार खरीद लिए। अब क्या आप क्या एक ही दिन में वो पूरा 6 लाख रुपए चुका देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा। तो उसी हिसाब से क्या करता है, बैंक सोच करके इंटरेस्ट बताता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। वो ये भी देखता है कि कितने, जैसे मतलब वो अमीर है तो मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट लगाएंगे, और अगर गरीब है तो थोड़ा सा कम लगाएंगे। मतलब नॉर्मल ही, जैसे नॉर्मल लेवल है होता है ना बैंक का, उतना ही लेते हैं। ठीक है, तो अब आप 6 लाख रुपए लिए और उसके बाद फिर इंटरेस्ट मानिए आप 1 साल बाद चुकाएंगे, तो आपको 6 लाख रुपए तो चुकाना ही पड़ेगा।
आप तो वो चुकाएंगे, लेकिन आपको 1 लाख मानिए 1 लाख रुपए आपको और देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। अब आप 1 लाख रुपए और देंगे तो वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि इसे 1 लाख रुपए उतना पूरा 1 साल का ड्यूरेशन का पैसा वो लेगा। उतना साल आपने बैंक वाला इंतजार किया आपके पैसा का, तो उसका पूरा इंटरेस्ट लेगा 1 लाख रुपए। और उससे भी कोई पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट कटना ही है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपको और देना पड़ेगा इंटरेस्ट के हिसाब से। ये तो जो कुछ ज़्यादा ही है, बैंक वाले इतना तो नहीं लेते होंगे, 80,000 समझ लीजिए, 80,000। ओके, तो अब आप मानिए, अब आपको मैं अब मेन चीज़ बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी अमीर लोगों से लेती हैं, पहले तो जो बैंक रहता था तो उतना कोई कौन आधार कार्ड बनाता था, तो वो बनाता था, ठीक है। तो पहले वैसा चीज़ नहीं हुआ करता था, बैंक भी गांव में थोड़ी होता था, अब तो गांव में भी बैंक है। तो पहले तो गांव बैंक नहीं होता था, तो पहले महासंघ लोग होते थे, बहुत पैसा रहता था, तो वहाँ से गाँव वाले लेते थे पैसा, लोन लेते थे खाद के लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए, मोटर के लिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ एक्सेट्रा। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, अगर हार्ड लगता तो मैं आपको इजी वे से भी समझाऊंगा। तो अब आपको क्या करेंगे, अब आप किसी अमीर आदमी से 6 लाख रुपए लेते हैं, 6 लाख रुपए आपको उसे भी उतना ही रुपये चुकाना पड़ेगा, लेकिन आप उसे पैसा देंगे 6 लाख रुपए, लेकिन जितना बैंक लिया था 80,000 रुपीज़ ही। कितना लिया था? बैंक लिया था 80,000 रुपीज़। लेकिन जो ये सब हैं, जो अमीर लोग हैं, ये इतना नहीं लेंगे, इनका इतना सा काम नहीं चलेगा। आप 1 साल बैंक से लिए तो ये 80,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, और अगर आप किसी अमीर लोग से लेंगे तो वो 80,000 नहीं, 1 लाख से भी ऊपर, आप समझ लीजिए 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़ लग इंटरेस्ट चढ़ेगा आप पे। मतलब 7,20,000 रुपीज़ आपको चुकाना पड़ेगा, और बैंक में तो आपको बस 6,80,000 ही चुकाना पड़ेगा। मतलब बैंक सबसे इजी वे एंड सस्ता, मतलब पुअर वे में, मतलब कम पैसा लेगा, इंटरेस्ट कम लेगा और आपको लोन दे देगा। अब यहाँ भी एक दिक्कत क्या है कि अगर आप किसी अमीर लोग से लेंगे तो आपसे कागज़ का कुछ काम होगा, पेपर वर्क होगा, ठीक है। तो वो पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, वेतन कितनी है, उसी हिसाब से देगा ना। अब आप 1,000-2,000 रुपये कमाएंगे तो उतना लेंगे, तो उतना फिर आप कब तक चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो वो भी देखेगा ना कि आप उतना सैलरी लेंगे तो उतना में आप क्या होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको और ज़्यादा लोन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो हाई लेवल बताने लगाऊंगा तो आप उतना नहीं समझ पाएंगे। बड़े होइएगा ना तो आपको लेवल बताते जाऊंगा मैं कि लोन क्या कहते हैं, उसमें भी अलग अलग बैंक क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट चढ़ाता है, कैसे चढ़ाता है, कितना चढ़ाता है। आपको तो पता होगा कि जो पैसा बनाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, RBI बनाता है, लिखा हुआ होगा। आप 10 रुपये वाला नोट ले लीजिए, 20 रुपये वाला नोट ले लीजिए, 1,000 का, 500 का लीजिए, 2,000 का लीजिए, उस पर लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब आपको देखेंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखता है, लेकिन आपको लगता होगा ऐसा क्यों, तो वही बनाता है, RBI ही नोट बनाता है, बाकी SBI ये सब नहीं बनाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन भी हमें करना है, नहीं तो फिर टाइम बीत जाएगा। क्वेश्चन है हमारे यहाँ का फर्स्ट, आई हर्ड अ पर्सन टुक लोन, ही टुक लोन टू स्टार्ट हिज शॉप। मैंने यहाँ लोन सुना है, और एक पर्सन भी लिया है लोन अपने दुकान शुरू करने के लिए। और कितना लिया? तो वो 10,000 रुपये लोन लिया है, और उसके बाद फिर 11,000 रुपये 1 साल बाद चुकाया है, ठीक है। तो ये भी जो लोन लिया है, कोई भी जो लोन लिया है, मतलब जो लिया है लोन 10,000 रुपये अपने शॉप को शुरू मतलब दुकान को शुरू चलाने के लिए, तो जो भी लिया है तो ये बैंक से नहीं लिया हुआ, क्योंकि बैंक इतना इंटरेस्ट चढ़ा ही नहीं सकता। जब आप 6 लाख रुपए ले रहे थे तब वो 80,000 इंटरेस्ट ले रहा था, तो अभी तो यहाँ 10,000 का ही काम है। तो यहाँ तो वो बैंक वाला इतना 1,000 रुपीज़ तो नहीं लेगा, 1 साल बाद पेड बैक तो 11,000 रुपीज़ तो वो नहीं लेगा, वो लेगा तो 4,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। ये लिया होगा तो किसी अमीर आदमी से ही लिया होगा, जो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होगा, उसके पास पैसा होगा, तो वो उससे लिया होगा,
क्योंकि वो जो लोग होते हैं कि किसी को भी देते हैं तो अलग अलग चीज़ें खुल गई हैं इंटरेस्ट देने के लिए महिलाओं को और वुमेन को, मेन को भी, आदमी को भी, तो वो सब के लिए। तो फिर वहाँ तो 1000 रुपीज़, मतलब ज़्यादा जो अमीर होता है वो तो लेगा ही, अपना मनमानी इंटरेस्ट लेगा। लेकिन बैंक वैसा नहीं करता, बैंक जितना मेनली रहता है चार्ज उतना चार्ज लेता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरिया एंड बाबू वांट टू व्यू अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। अब हरिया और बाबू हैं जो कि क्या करते हैं, एक हैंड कार्ट खरीदते हैं। कितना रुपए का, 300 रुपये का, 300 रुपीज़ का। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, ठीक है। तो अब ये एक लोन लिया और क्या किया, 300 रुपये बैंक से लिया और 6 महीना के लिए लिया। उसके बाद इसने 51 रुपये पर मंथ दिया और बैंक को दिया, 6 महीने में देना था, ठीक है। और फिर बाबू ने क्या किया, 300 रुपये लोन वो भी लिया, लेकिन वो चुन्नी लाल से लिया, किसी आदमी से लिया। मैंने बताया कि जो आदमी रहेगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360 और मैं 6 महीने बाद 360 रुपीज़ चुका दूंगा। तो आपको बताना है हरिया और बाबू में से कौन सबसे ज़्यादा चुकाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ। अब जो हरिया है वो 51 रुपये हर दिन पे करेगा बैंक में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हरिया है वो 51 रुपीज़ तो पर मंथ दे ही रहा है। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 51 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई 30, 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 इक्वल टू 30। तो ये 306 रुपये मतलब चुकाएगा, क्योंकि जो बैंक है वो 6 रुपये ही इंटरेस्ट ले रहा है। और वही चुन्नी लाल है जो कि 300 रुपये लोन दिया, किसको, बाबू को, और वो 360 रुपये फिर दे रहा है। मतलब कितना ज़्यादा बाबू दे रहा है। और ये जो चुन्नी लाल बहुत इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चला रहा है। आप खुद देख लीजिए, 54 रुपये इंटरेस्ट चला रहा है, यहाँ 6 रुपये बैंक ले रहा है, वहाँ का 60 रुपये ले रहा है। कुछ बता नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे पीपल लॉगेड एंड टीजेड अबाउट आवर वर्क। कुछ लोग जो थे वो मेरा जो काम था उसमें चिढ़ा रहे थे, हंस रहे थे। दे कॉल्ड इट गंदा काम। वो कह रहे थे कि ये गंदा काम है या डर्टी बिजनेस है, ठीक है। बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू द आइडिया वुड वर्क। मैं इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम पे ही आइडिया सोचती रही और आगे क्या करना वो देखती रही। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस। अब मेरे पास एक पक्का हाउस बन गया जिसमें बिजली भी है, मेरे पास फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है। माई हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। मेरे हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर सभी स्कूल जाते हैं। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। मतलब आप देख सकते हैं, जब उसके हस्बैंड कमा रहे थे तब तो बस, जब उसके हस्बैंड कमा रहे थे तो उनकी ना तो बहन जा रही थी पढ़ाई करने स्कूल, ना तो उनकी भाई जा रहे थे। लेकिन जब चाचा ने सजेस्ट किया, सजेस्ट किया किरण को कि वो करो, जंक शॉप वाला काम करो, कचरा कूड़ा वाला, तो उसने काम जब किया, देखिए सब जाने लगा स्कूल। इसके हस्बैंड भी जाने लगे, इसके ब्रदर भी जाने लगे, इसके सिस्टर भी जाने लगे, और इसकी जो बेटी हुई वो भी स्कूल जाने लगी। मतलब सभी लोग स्कूल जाने लग गए, ठीक है। और पहले तो कोई जा भी नहीं रहा था, ठीक है। आगे है, आई हैव नॉन रिक्शा ऑफ माई ओन। मेरे पास 9 रिक्शा था, अपने पास लिया हुआ। आई गिव द रिक्शा और रेंट। मैं ये रिक्शा को रेंट पे लगाती हूँ। ईच ₹4 a डे। एक पे मैं 28 रुपये पर दिन लेती हूँ। संडे को मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ। तब क्वेश्चन है, फॉर 1 रिक्शा सी गेट 20 पर डे। जो एक रिक्शा 20 पर डे देता है, 20 रुपीज़। तो 9 रिक्शा से उन्हें एक दिन में कितना कमाई होगा और वो आपने कैसे किया, ठीक है। और आपको बताना कि अदर वे भी क्या है इसका करने का। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये है, आंसर है फ्रॉम 1 रिक्शा सी अर्न 20 रुपीज़। एक रिक्शा से तो वो 20 रुपीज़ कमा रही थी। 2 रिक्शा से वो 20 मल्टीप्लाई 2 कमा रही थी, मतलब 40 रुपये, ठीक है।
और 40 रुपीज़। और 3 रिक्शा से वो फ्रॉम 3 रिक्शा शी विल अर्न, 3 रिक्शा से 20 × 3 कमा रही थी, मतलब 60 रुपीज़ कमा रही थी, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम 9 रिक्शा शी विल अर्न रुपीज़ 20 × 9 इक्वल टू रुपीज़ 180, दैट इज नॉट 9 × 20। अब क्या सिमिलरली 9 रिक्शा के लिए उन्होंने 20 × 9 कर दिया मैंने, तो 180 रुपीज़ वो हर दिन कमाती है रिक्शा से ही बस। और इसके जो हस्बैंड बस जो टी स्टॉल चलाते थे, बस उनसे इनका 30 रुपये पर डे ही कमाई था। तो अब आप कंपैरिजन लगा ही लीजिए, ठीक है। आगे दैट इज 9 टाइम्स ऑफ 20, मैंने इसे 20 से 9 टाइम्स किया, ठीक है। और जो मतलब 20 × 10 रिक्शा इक्वल टू 20,000, सो फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट रुपीज़। अब आपको क्या करना है, अगर 10 रिक्शा होते तो 20 × 10 200 रुपये होता, तो 9 रिक्शा है। तो अब आप बताइए कि 200 से कितना माइनस करेंगे तो 180 होगा। तो फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट, फॉर 9 रिक्शा के लिए कितना रुपये होगा, 200 - 20 इक्वल टू रुपीज़ 180, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो अब आपको बताना है ना, वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब आपको बताना है कि एक सप्ताह में किरण एक रिक्शा से कितना कमा लेती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, देर आर 7 डे इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये सबको पता है। इन 1 डे किरण अर्स फ्रॉम 1 रिक्शा इक्वल टू रुपीज़ 20, एक दिन किरण कमाती है 20 रुपीज़। सो इन 7 डे किरण विल अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा इक्वल टू 20 × 7 इक्वल टू रुपीज़ 140, ठीक है। तो 7 दिन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, किरण इतना कमाती है एक रिक्शा से 7 दिन में, तो 20 × 7 इक्वल टू रुपीज़ 140, तो 140 वो एक वीक से, मतलब एक रिक्शा से एक वीक में कमा लेती है। अब हम लोग क्या करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई 9 करेंगे, क्योंकि क्या हुआ था कि जो ये 9 रिक्शा रेंट पे रखी हुई थी ना, तो ये क्या की थी, 9 रिक्शा रेंट पे रखी हुई थी। और लेकिन ये 7 दिन तो ये वीक का नहीं होगा, 140 रुपये नहीं कमाती, 120 रुपये कमाती है, क्योंकि ये संडे को बंद रखती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। आपको इसे मेंटली करना है और आंसर बताना है। तो क्या क्या है, बढ़ते हैं। 2 × 6 इक्वल टू, अब बताना है आपको, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 20 × 6 इक्वल टू, 2 × 60 इक्वल टू, 3 × 42 इक्वल टू, 4 × 80 इक्वल टू, 81 × 4 इक्वल टू, 9 × 25 इक्वल टू, 31 × 9 इक्वल टू। तो अब आपको इन सभी से बताना है कि, अब आपको क्या करना है, सभी से बताना है कि ये कितने इसके आंसर्स होंगे, सभी को चेक करके। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई हैव माई ओन अ स्मॉल जंक शॉप। अब मेरा एक छोटा सा जंक शॉप बन गया था। आई व्यू जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, मैंने जंक मतलब जो जंक मैंने खरीदने लगी जंक कलेक्टर से, और मैंने घर घर जाके जंक एक हैंड कार से लेती गई और एक बड़ी से शॉप में बेचती गई। तो अब आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आ गया कैलकुलेशन। आप अच्छे से दिमाग लगाइएगा और मुझे भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशन मैथ। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब आपको बताना है इस जंक को बेच के कितना रुपये वो कमाएंगी, ठीक है। जंक शॉप में भी बहुत कमाए हैं। आगे है, किरण हैज बाउट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। किरण जो है वो कुछ जंक कलेक्टर्स में मतलब खरीदती है, बेचती भी है, ठीक है। ऐसा ही चलता है जंक कलेक्टर का काम, बाकी कुछ नहीं होता। जंक कलेक्टर का बेचना, खरीदना और मैथ करना, यही होता है काम। Look at the next page, the rate list to see today paid rates. Help Kiran to find out the cost of the junk. अब अगले पेज में क्या है कि रेट लिस्ट दिया हुआ है कि आज का रेट पे वो कितना रुपए में बिकता है, और आपको बताना है कि 31 रुपये न्यूज़पेपर कितना रुपए में वो बेचेंगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या रेट लिस्ट है। जंक के कुछ तरह के जंक भी हैं, तो वो पढ़ते हैं। 1 किलो का प्राइस, वेस्ट पेपर
1 किलो 4 रुपए में वो खरीदती हैं, ठीक है, क्या करती है, खरीदती है। लेकिन यहाँ ये काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, बेचने का। ये क्या बेचती है ये सब चीज़। तो 4 रुपए मतलब ये 4 रुपए किलो वो क्या करती है, वेस्ट पेपर बेचती है। 5 रुपए किलो न्यूज़पेपर बेचती है। 12 रुपए किलो आयरन बेचती है, लोहा बेचती है। 170 रुपए किलो ब्रास बेचती है। पीतल 170 रुपये वो किलो बेच रही थी और प्लास्टिक 10 रुपीज़ किलो बेच रही थी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, जो लिखा हुआ 31 रुपीज़ 31 किलो न्यूज़पेपर वो कितना रुपए में बेचेगी और 42 किलो न्यूज़पेपर में वो कितना पे करेगी। मतलब दोनों पे ही है तो कितना पे करेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना 31 kg न्यूज़पेपर का बताते हैं कि किरण कितना पे करेगी 31 kg न्यूज़पेपर में। आंसर है द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल टू ₹5। 1 किलो न्यूज़पेपर का प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाई 31। और जो 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर है उसका जो कॉस्ट होगा वो आप यहाँ करते हैं हम लोग, तो ₹5 मल्टीप्लाई 31 करते हैं तो उत्तर आता है ₹155। तो 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर वो 155 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे अब हमको बताना है कि 42 किलो न्यूज़पेपर वो कितना रुपए में बेचेंगी। तो न्यूज़पेपर कितना रुपए में था, न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ में था और यहाँ भी न्यूज़पेपर ही था, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा का पे करने का है, ठीक है। किरण पे फॉर 1 किलो ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल टू ₹5। 5 रुपये किलो था न्यूज़पेपर, तो किरण 1 किलो न्यूज़पेपर पे करती है 5 रुपीज़। तो सो शी विल पे फॉर 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल टू ₹50 मल्टीप्लाई 42 इक्वल टू ₹210। तो अब जो क्या करते हैं 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर करना है तो इक्वल टू ₹15 मल्टीप्लाई 42 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा उत्तर 210, ठीक है। सॉरी यहाँ 15 नहीं है 5, तो 42 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ₹210, तो उत्तर होगा ₹210। यहाँ हमें फिर बताना है कि अब आपको ऑल्सो फाइंड करना है कॉस्ट और बताना है कि 22 kg ऑफ प्लास्टिक कितना रुपए में होगा। तो 1 किलो प्लास्टिक में वो पे करती हैं 10 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, देयरफॉर जो कॉस्ट है 22 kg ऑफ प्लास्टिक का वो तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 220। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर कोई भी अंक मिलता है और उसके मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से 100 से, तो जो भी उसके अंतिम में अंक होता है, जैसे 22 है तो उसके ये 22 लिखिए, उसके जो मल्टीप्लाई करने का अंक है, ऐसे सभी में नहीं होता। जो 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, 1 लाख होता है, 10 लाख होता है, 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 1 अरब होता है, 10 अरब होता है, 1 खरब होता है, 10 खरब होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो वैसे वैसे चीज़ों में क्या करना पड़ता है, 10 जिसमें 0 0 होते हैं तो वो करने का। तो यहाँ 22 है मल्टीप्लाई 10 है, तो यहाँ का अंतिम अंक क्या है 0, तो यहाँ 0 कर देंगे तो उत्तर क्या आएगा 220। इतना इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, मतलब 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर कितना रुपये में होगा। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर, मतलब 1 किलो वेस्ट पेपर का कितना दाम है, तो इसका उत्तर है ₹4, मतलब 4 रुपये का 1 किलो वेस्ट पेपर है। उसके बाद ठीक है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर इक्वल टू ₹4 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू 92, ठीक है। तो यहाँ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर वो पे करने पे उन्हें 4 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो इक्वल टू 92 रुपीज़ होगा। तो 92 रुपीज़ उन्हें पे करना पड़ेगा 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर में, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ का अंतिम, यहाँ इस टॉपिक का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नहीं, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ का क्वेश्चन क्या है अंतिम, 12 kg ऑफ आयरन, मतलब 12 किलो, मतलब 12 किलो ऑफ आयरन कितना रुपये में होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कितना क्या है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इक्वल टू ₹12। 1 kg ऑफ आयरन जो होता है उसका कॉस्ट है ₹12। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ आयरन इक्वल टू ₹12 मल्टीप्लाई 12। अब आपको क्या करना है, देयरफॉर आपको जितना भी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है आयरन का किलोग्राम को। तो यहाँ कॉस्ट जितना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 12 किलो का आयरन को, तो इक्वल टू ₹12 मल्टीप्लाई 12 kg इक्वल टू होगा ₹144, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब स्मार्ट किरण हो गई थी ये सब जंक बेचने खरीदने में। अब जैसे जैसे आप पहले मैथ पढ़ेंगे, बच्चा रहेंगे, ABCD करेंगे, हार्ड लगेगा ABCD 1 2 3, कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे बड़ा होते जाएंगे सब आपको आते जाएगा, ये सब होते जाएगा, सब आपको याद आते जाएगा। ठीक है, तो अब जो किरण है वो भी स्मार्ट हो गई थी। पहले तो वो कुछ जानते भी नहीं थे कैसे खरीदना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, उससे तो मैथ से हेट होता था। अभी तो वो लव करती है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, किरण ने एक बड़े से जो शॉप जो होता है उसमें ये सब जो जंक होते हैं, कूड़ा कचरा जो भी होते हैं, कूड़ादान, वो सब बेचने लगी थी। ठीक है, शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। अब क्या करती, वो तो इतना कमा ली थी कि उसने एक स्मार्टफोन भी खरीद लिया था, सेकेंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड, अपना ही हैंड से खरीदी थी। ठीक है, और तो वो अपना मोबाइल फ़ोन खरीद ली थी और उसी से वो चेक करती थी प्राइस की कितना रुपए में ये सब चीज़ बेचे जाते, जैसे कि आयरन, ब्रास की, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, वेस्ट पेपर, अलग अलग चीज़ जो भी वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, तो जो भी अलग अलग चीज़ होता है उसके प्राइस चेक करते थे कि कितना रुपये मोबाइल फ़ोन में प्राइस दिखा रहा, उसी हिसाब से गुड प्राइस में बेचते थे, तो गुड प्राइस उन्हें इनकम भी होती थी। ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा था। ठीक है, उनके लिए। टुडे शी हैज गोन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रश एट धीनू बिग शॉप। अब धीनू का जो बड़ा सा शॉप था उसमें जाकर के आज वो क्या करने जा रही थी, प्लास्टिक बेचना चाह रही थी, न्यूज़पेपर और आयरन और पीतल जो होता है उसे बेचने जा रही थी। धीनू को 32 kg आयरन, 4 किलो ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर और 63 kg प्लास्टिक जाकर के बेचना गई थी। और आप यहाँ देख सकते हैं, तो अब आपको सभी का बताना, जैसे 63 kg प्लास्टिक, ये सब अलग अलग चीज़। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या करना, 63 kg प्लास्टिक, अब आपको बताना यहाँ कि 63 kg प्लास्टिक में उस धीनू को, वो धीनू कितना पे करेगा। तो अब कितना, यहाँ धीनू का रेट लिस्ट कैसा है बेचने पर, वहाँ तो जब वो किरण का रेट लिस्ट है तो जो खरीदने वाला था, तो खरीदने वाला वो कम रखी थी, लेकिन यहाँ धीनू बेचने वाला पे थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ न्यूज़पेपर 5 रुपये में था, यहाँ न्यूज़पेपर 6 रुपये में, और क्या यही बात है। यहाँ पे वहाँ वेस्ट पेपर वो 4 रुपये में बेचती थी, यहाँ 4.5 रुपये 50 पैसा फ़ायदा हो गया सेल करने पर, बताइए। तो अब आए आपको क्या करना है, द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक। अब देखिए, जो 1 किलो प्लास्टिक का दाम है वो 12 रुपीज़ है, लेकिन जब वहाँ था वहाँ 10 ही रुपया था, ₹10 था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या करना, सो द कोस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक। अब आपको यहाँ बताना है कि 63 kg प्लास्टिक का कोस्ट कितना होता है। हम लोग क्या करेंगे, ₹12 मल्टीप्लाई 63 कर देंगे। तो अब आपको ये रिमेंबर यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई टू नंबर इन क्लास 3। अब आपको याद होगा कि आपने मल्टीप्लाई करने के लिए बॉक्स का यूज किया था 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्लास 3 में। तो अब क्या यहाँ भी वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, 60 और 3 है, यहाँ 63 है, तो यहाँ 60 + 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ सभी चीज़ पता करते हैं। ओके, तो यहाँ 60 है, इसकी जो 63 था ये इसका 60 है, और यहाँ इसका जो 3 बचा था वो 3 है। ठीक है, तो अब 63 से -3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, बाकी यहाँ 3 बचेगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ 10, ये 12 जो था इसका 10, और यहाँ इसका 2। ठीक है, तो जो कम है उसका हम लोग करेंगे। तो 60 जो है, 60 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। उसके बाद 2 को 60 × 2 करेंगे, मतलब 2 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ ये होगा 630 रुपीज़, और ये होगा 126 रुपीज़। तो अब इन्हें हम लोग प्लस कर देते हैं। अभी रुके करते हैं, 6 5 7, तो ये 756 रुपीज़ क्या करती हैं, इनकम करती हैं। इतना ये 63 kg ऑफ प्लास्टिक में, कितना में, 63 kg ऑफ प्लास्टिक में। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे तो डाउट अगर है तो कमेंट कीजिए, मैंने आपके लिए कमेंट ऑन कर दिया है। ओके, तो यहाँ मैंने आपके लिए बता दिया था, यहाँ भी प्लस करके बता दिया गया है। 600 फिर प्लस करना, 120 प्लस करना, 30 प्लस करना, 6, जो भी उतर आएगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको भी ये खुद से करना, आपको भी कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं सारा बता दूंगा तो फिर आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ बुक से ही। ठीक है, तो जो ये वाला है, अब आपको फिर से ये करके बताना है ये कैसे होगा। ठीक है, 63 kg प्लास्टिक का
और ये भी यहाँ 32 kg ऑफ आयरन और 152 kg न्यूज़पेपर और ये जो ब्रास है इसके बारे में भी पता करेंगे। तो ये आपके लिए कौन कौन सा होमवर्क है, ये 63 kg ऑफ प्लास्टिक आपके लिए ये वाला फिर से होमवर्क है, और ये 32 kg आयरन वाला भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क बता देना कैसे आपने किया। और ये भी आपको 152 kg न्यूज़पेपर का भी बताना है, आपके बस बुक होगा। और ये 4 kg ब्रास का भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ चलते हैं। तो यहाँ भी हम अब कैलकुलेशन आ गया। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, वो कैलकुलेशन नहीं बताया था, ये कैलकुलेशन मुझे बताना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो क्या करना है, आपको पहले गेस करना है, फिर आंसर बताना, फिर आपको कैलकुलेट करके करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे दूँ, बताइए, दे देता हूँ, ठीक है। आपको ये भी होमवर्क बनाना है, आप ज़रूर कमेंट के बता दीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर को कुछ नहीं बताते प्लीज़ बताइएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आज थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, कोई नहीं, ऐसे तो देता ही नहीं था, आज दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा, फ्री टाइम आपके लिए। अब आपको फिल माई डायरी, ये तो मैं आपको अभी बताऊँगा, ये तो किरण ने लिख दिया था, ये तो आप फिर ऐसे में तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये जो है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर को देखते हैं, ठीक है। लेटर शी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर। अब जंक कलेक्टर को 919 रुपीज़ पे करती हैं। व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम धीनू। अब वो बेचती हैं जंक को और कुछ ये नोट्स और कॉइन्स धीनू से पाती हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, 5 रुपये वाला जो कॉइन है वो 5 रुपये वाला जो कॉइन है वो 28 कॉइन पाती है। 10 रुपये वाला जो नोट है वो 18 नोट्स पाती हैं। 100 रुपीज़ वाला जो नोट है वो 5 नोट्स पाती है। 50 रुपीज़ वाला नोट 1 नोट ही कमाती है। और 20 रुपीज़ वाला नोट 9 नोट्स कमाती है। तो आपको यहाँ डायरी बनाना है और बताना है कि इस टाइम उसने कितना कमाया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, फाइंड आउट हाउ मच। अब आपको यहाँ बताना है कि कितने टाइम में वो कितना कमाई। तो अब यहाँ बोली थी कि 919 रुपीज़ मनी से पे करते हैं। अब क्या वो कितना नोट्स करते हैं करता है पे, 100 × 5 करता है पे, 50 × 1 करता है पे, 20 × 9 करता है पे, 10 × 18 करता है पे, और 5 × 28 करता है पे, ठीक है। तो 100 × 5 करेंगे तो 500 होगा, ये तो सबको पता है। 50 × 1 होगा तो 50, ये भी सबको पता है। 20 × 9, तो ये तो थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको हार्ड लगेगा, कोई नहीं। आप 2 × 9 कर लीजिए, सिंपली 18 आएगा। उसके बाद 0 डाल दीजिएगा, इसका ये वाला 0 यहाँ, ठीक है। तो 18 ये भी हो गया। 10 × 18, ये भी 118 होगा। यहाँ भी मैंने आपको बताया था 10 आया तो यहाँ 0 लगा देंगे तो 180 हो गया, ये भी हम लोग समझ गए। 28 × 5, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसे करते हैं हम लोग। तो 8 × 5 = 0, 4 कैरी हो गया। और फिर 5 × 2 = 10, यहाँ कैरी जो था वो प्लस हो जाएगा तो 140, तो यहाँ 140 है। तो टोटल हम लोग करेंगे तो 150 होगा। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि फिर उसे थोड़ा सा मतलब देना भी पड़ेगा, क्योंकि उसने 1050 दे दिया था, 1050 रुपये, 1050 रुपीज़। और फिर कितना देना था, 990 रुपीज़। तो वो फिर 131 रुपीज़ क्या कौन कमाता है, धीनू कमाता है। नहीं, धीनू नहीं, सॉरी, किरण ही कमाती है, कि उसे 1050 रुपये मिले, उसे कोई लौटाना नहीं पड़ेगा। उसे 31 रुपये का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को यहीं एंड करते। मैंने आपको इस चैप्टर 6 द जंक सेलर का मैथ का सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया और क्वेश्चन आंसर भी दे दिया। और जो भी होमवर्क मिला प्लीज़ करके दे दीजिएगा। मैं आपको आंसर्स को देखूंगा और फिर बताऊंगा कमेंट करके कि क्या सही है और क्या नहीं सही है, ठीक है। फिर आप उसे करेक्ट करके बनाइएगा। और ये मेंटल जो मैथ ये ज़रूर कीजिएगा, आपके माइंड को फ्रेश रखेगा, मेंटल करेगा, ठीक है। मैथ आपको आना चाहिए। मैथ देखिए, यहाँ किरण हेट की मैथ, तो उसके बाद उसे बहुत भारी टेंशन, मतलब अलग अलग चीज़ को झेलना पड़ा, लेकिन जब से वो फिर मैथ को लव दी तब से उसकी लिसा भी दी हो गई। तो मैथ को सबसे ज़्यादा लव देना है, और किसी को नहीं, इंग्लिश को, हिंदी को, सबको देना, आधा नॉर्मल देना। मतलब समझ लीजिए आपकी
10% सबको देना है, लेकिन बाकी जो 60% रहेगा वो मैथ को देना है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट वाली जो बॉक्स है उस पर आप जा करके बताइएगा, आंसर भी बताइएगा, और डाउट भी अगर कोई होगा तो बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के फिर से दे दूँगा अलग से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। NCERT क्लास 4 चैप्टर 7 जग एंड मग मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मिलूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे जो वीडियो है उसे शेयर कर दीजिए, पूरे 50, 60, 70 लोगों में शेयर कर दीजिए, जिन्हें कि उन्हें भी पता चले कि क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन कैसे है। आप भी समझ पाएंगे और आपके दोस्त भी समझ पाएंगे। मतलब जितने दोस्त है 2-4 भी हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए, लगभग 70-80 हुआ उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। आपका तो व्हाट्सएप ग्रुप बना ही होगा पढ़ाई के लिए, तो उसमें बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय। और सुनिए, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है बता दीजिएगा।